नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान होगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। 15 जनवरी तक जनसभाओं, रोड शो पर रोक लगी है। पहली बार डिजिटल चुनाव प्रचार पर ज्यादा जोर है। यूपी में 15 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। तो बड़ी बात तो यह है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इंतजार जिसका बेसब्री से हर किसी को था। कल ही 3:30 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव के जो मुखिया हैं, चुनाव आयोग के मुखिया सुशील चंद्रा ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान कर दिया है तारीखों का। 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान होगा और 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे। तो 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान, तारीखों का ऐलान। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है अभी, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है और ऐसे में बड़ी रैलियां, बड़े जो सभाएं की जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, अब वो नहीं कर सकते हैं और डिजिटल प्रचार पर ज्यादा फोकस करने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है। बिल्कुल अंशिका, इस बार का चुनाव अलग ही ढंग का होगा क्योंकि जो चुनाव के नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वो काफी सख्त हैं। कोविड के चलते नए नए नियमों के तहत जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव लड़ना होगा। चाहे प्रचार का माध्यम हो, चाहे वो जनसभाएं हो, चाहे लोगों से मिलना हो, सब कुछ अलग ढंग से होगा। जैसे पहले देखा जाता था कि सख्त प्रदर्शन सड़कों पर होता था, जनसभाओं में होता था, ये इस बार मुश्किल है। 15 जनवरी तक के लिए बिल्कुल भी इन पर रोक लगाई गई। किसी भी तरह का रोड शो नहीं होगा, किसी तरह की साइकिल यात्रा नहीं होगी, किसी भी तरह के जनसभा नहीं होगी। निश्चित तौर पर 15 तारीख के बाद जब समीक्षा की जाएगी कि आगे क्या इस सब कार्यक्रमों को छूट दी जा सकती है, तो शायद उसके बाद मिले। निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव बड़ी पार्टियों के लिए तो आसान होगा, लेकिन छोटी पार्टियों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि इतनी डिजिटल व्यवस्थाएं जो है छोटी पार्टियों के लिए नहीं होती। जो क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का IT सेक्टर इतना मजबूत पहले से ही माना जाता है। उसके हजारों कार्यकर्ता हर जिले पर पहले से एक्टिव हैं, तो उसके लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में आया है क्योंकि वो पहले से तैयारी में अपनी थी। और इससे पहले भी चुनाव देखे गए, जब 2017 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, तो अमित शाह उन्होंने साफ तौर पे कहा था, केंद्रीय नेतृत्व भाजपा को उसने कहा था कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है इसकी जानकारी दे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक उनका पहले से ही विजन था जो आज उसका फायदा उनको मिलेगा। वही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का IT सेक्टर इतना मजबूत नहीं है कि वो बेहतर ढंग से लड़ सके। अगर बसपा की बात करें तो बसपा अभी हाल ही में उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट ही बनाया, अपने प्रवक्ता को नियुक्त किया। निश्चित तौर पर ऐसे में उनके लिए काफी मुश्किल भरा होगा। कांग्रेस भी हालांकि बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितना करेगी देखा जाएगा। इसके अलावा बात करें इस बार के मुझे पश्चिम बंगाल का चुनाव याद आ रहा है अश्विनी, जब कोरोना पीक पर था उस वक्त भी, और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि सभाएं मत कीजिए, चुनाव प्रचार अपने वर्चुअल ही कीजिए। तो उस वक्त भी हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वर्चुअली प्रचार कर रही थी, लेकिन उस वर्चुअल प्रचार को देखने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा था। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में हम ये उम्मीद करेंगे कि ऐसी स्थिति ना बने? लगता है बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, इसमें और बंगाल चुनाव में थोड़ा अंतर है क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली कहा गया है, शब्दों में लिखा गया है कि ये नियम लागू है। वहां पर वर्बली चीजें लागू की गई थी। निश्चित तौर पर जब आयोग ने खुद अपनी लिखित बयान में लिखित रूप से दिया है तो निश्चित तौर पर प्रत्याशियों के लिए भी थोड़ी संशय होगा कि अगर वो करेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा जिस तरह से कोविड बढ़ रहा उत्तर प्रदेश के अंदर है समेत पूरे देश में, तो लोग भी इतना थोड़ा सा डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में देखी है, बेतहाशा मौतों का तांडव देखा है। निश्चित तौर पर लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों से दूर रहा जाए। हालांकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने पहले ही दावा किया है कि हम इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसका पालन ना हो, कोविड गाइडलाइन है उसका पालन ना हो। निश्चित तौर पर अब जो सारा दारोमदार अभी जो है सोशल मीडिया पर टिका हुआ कि कौन सोशल मीडिया पर कितने बेहतर ढंग से दिख सकता है। वही साथ ही साथ जो टीवी चैनल्स हैं, अखबार
विस्तार से इनके माध्यम से कितना प्रचार किया जा सकता है। निश्चित तौर पर अब लेकिन जो प्रचार किया जाएगा पार्टी की तरफ से वो आयोग की निगरानी में होगा कि उसका जो खर्च है वो चुनाव में जुड़ेगा। निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को भी प्रत्याशियों को याद रखना होगा। साथ ही साथ इस बार के चुनाव में जो सख्त नियम यह है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो प्रत्याशी होंगे उनका बायोडेटा जो पार्टी है उसको बताना होगा। साथ ही साथ जो उन प्रत्याशी वो खुद बताएगा, जो वेबसाइट पार्टी की होगी उस पर डालना होगा। इसके अलावा 3 बार टीवी चैनलों के माध्यम से बताना होगा कि आखिर इनको टिकट क्यों दिया जाए। तमाम ऐसे नियम इस बार बनाए गए जो शायद पारदर्शिता के लिए बनाए गए और इनका आगामी जो परिणाम है वो बेहतर हो। जी बिल्कुल। और अश्विनी, बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सावधानी की ज़रूरत है। चुनाव आयोग ने कल ये कहा है कि क्योंकि कोविड है, ऐसे में कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन ज़रूर करना होगा। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो बहुत सारी फोर्सेस को भी उत्तर प्रदेश में बुला लिया गया है ताकि अच्छे से चुनाव हो सके, वोट डाल सके वोटर्स। बिल्कुल 150 कंपनियां हैं जो उसकी आर्म फोर्सेस की वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगाई जाएंगी चुनाव के समय में। साथ ही लोकल पुलिस, पीएससी, इनको अलग से जोड़ा जाएगा। अगर इस बार कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो समय सीमा जो चुनाव की होती है जो पूरे दिन के घंटों का, उसको ड्यूरेशन को बढ़ाया गया। साथ ही साथ जो बूथ संख्या है उनको भी बढ़ाया गया क्योंकि जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये सब किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अभी पिछले कुछ दिन पहले ही पिछले साल जो पंचायत चुनाव हुए थे उस दौरान भी कोविड हावी हो रहा था और तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन किस तरह से धज्जियां उड़ी थी, चुनाव के बाद में किस तरह का मंजर हुआ था, यह बड़ा संशय है कि आखिर जो नियम कायदे कानून जारी किए गए हैं उनके अनुसार ही काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि तब भी बताया गया था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, तमाम चीजें हैं जो व्यवस्थाएं उनके अनुसार ही काम होगा। लेकिन जो बूथ थे वहां पर बेतहाशा भीड़ थी, जब नामांकन हो रहे थे वहां पर बेतहाशा भीड़ थी। इस तरह से बहुत चीज देखने को मिली थी। लेकिन इस बार क्या होगा ये तो देखने वाला होगा। हालांकि इस बार चुनाव क्योंकि 2017 से अलग है तो देखना होगा कि क्या चीजें नई होंगी, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। और ऐसे में आपको बता दें कि लंबे समय से पॉलिटिकल पार्टी से लेकर जनता को इसी बात का इंतजार था कि आखिर तारीख क्या है चुनाव का। ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। ब्रिजेश जी, तारीखों का ऐलान हो गया है और तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो भी रेडी ही नजर आ रहे हैं लगभग, लेकिन अब प्रचार को लेकर क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं, ऐसे में क्या लगता है जो प्रोटोकॉल्स दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से उसको कितना फॉलो किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मजबूरी भी है, राजनेताओं की मजबूरी है नए प्रोटोकॉल के तहत चुनाव प्रचार करना, नए प्रोटोकॉल के तहत जो है प्रचार अभियान में शामिल होना। देखिए, वक्त की जरूरत है और बदलते दौर के साथ बहुत कुछ बदला है। इस कोरोना ने हमें बहुत सारी अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने को मजबूर किया है। ऐसे ही अब राजनीति की जो स्टाइल है उसको भी अब बदलने का दौर आ गया। अब वो दिन चले गए जब जो है लाखों की भीड़ जुटा करके नेता अपनी ताकत का एहसास कराते थे। अब आपको वर्चुअल माध्यम के जरिए फिर टेक्नोलॉजी में ब्रजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि आखिर चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है, चुनाव आयोग की बड़ी बातें क्या कुछ है। तो ब्रजेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, तो देखिए, जो मैं कह रहा था कि आपको दौर बदलना होगा और अब उस दौर को बदलने के लिए लगभग राजनीतिक दल तैयार दिखाई देते हैं। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि सबको मालूम है कि अब आप इसी तरीके से लोगों के बीच में अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे तो जो डिजिटल एक तरह से प्रचार है उसको अब तेजी से बल मिलेगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी जो है उसकी सीमा बढ़ाई है, जो है आपको डिजिटल माध्यम से प्रचार को लेकर के प्रमोट करने की बात कही है, वो सारी चीजें बताती है कि अब आपको जो है चुनावी ट्रेंड को बदलना होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में कमोबेश फिर भी नेटवर्किंग की बेहतर स्थितियां हैं, लोग थोड़ा सा ज्यादा अवेयर हैं, लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ों में जो है कनेक्टिविटी का बड़ा प्रॉब्लम है। जब वहां मोबाइल कनेक्टिविटी ही नहीं तो डिजिटल कनेक्टिविटी तो एक बड़ा संकट है। तो ऐसे में चुनौतियां जरूर है नेताओं के पास, लेकिन अब चीजों को बदलना होगा। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के जरिए, छोटी छोटी एलईडी डिजिटल वैन्स के जरिए अब नेताओं ने इस पे चुनाव प्रचार को लेकर के जो है आगे बढ़ने का फैसला किया है और अब चुनाव इसी तरीके से होंगे। इस बार बेहद अहम जो इस बार चुनाव आयोग ने किया कि
जो बुजुर्ग हैं, जो कोविड के खतरे की वजह से बाहर वोटिंग नहीं डाल सकते, उनके लिए पोस्टल वोटिंग शुरू किया। कोविड इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने जो पोस्टल वोटिंग शुरू की है जो है। तो ये और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो चुनाव ड्यूटी में लगे थे उनके लिए पोस्टल ड्यूटी पहले से ही होती रही। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक बेहतर कदम है, क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाना भी चुनाव आयोग की प्राथमिकता है, और इसके साथ ही ये भी देखना कि किसी तरीके से कोई जो है सुरक्षा को लेकर के खतरा ना हो, उसको भी देखना है। तो दोनों तरफ से आयोग के समक्ष चुनौतियां थी। तो अब राजनीति में नए नए आए दलों के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिजिटली उतने कैपेबल नहीं होते हैं, उतने साउंड नहीं है। ऐसे में उनको थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगी, लेकिन हाँ, जो खाटी राजनेता है, जो बड़े राजनीतिक दल है, वो जरूर इस उसमें जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जिसका जितना डिजिटल प्रबंधन बेहतर होगा, वो उतना ही बेहतर तरीके से लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा और कनेक्ट हो पाएगा। तो ये अपने आप में दिलचस्प होगा कि इस बार हाईटेक इलेक्शन होने जा रहा है। हाईटेक इलेक्शन, क्योंकि मैक्सिमम डिजिटली आप कम्युनिकेट करोगे, डिजिटली आप लोगों के बीच में जाओगे, अपनी बात जनता तक पहुंचाओगे, और उसके बाद आप जनता आपको कितना पसंद करती है ये आपको देखना होगा। तो कहीं ना कहीं दोहरी चुनौती राजनेताओं के और राजनीतिक दलों के समक्ष आ गई है। लेकिन खैर, बदली परिस्थितियों में हर कोई तैयार है और हर किसी को इसी तरीके से आगे बढ़ना है, तो इसलिए इसमें अब कोई गुरेज नहीं है। कोशिश आयोग ने पूरी की है कि कोरोना के साये से चुनावों को दूर रखा जाए, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियां बरकरार है। आप हाईटेक चुनाव नहीं करा सकते। चुनाव कराने के लिए आपको जो है कर्मचारियों को पोलिंग बूथ में भेजना ही होगा। आपको वो गैदरिंग जो है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो जाहिर तौर पर चुनौतियां हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर जो पोलिंग एम्प्लॉई हैं, वो सभी जो है लाखों की तादाद होती है, और इनको जो है आपको अलग अलग पोलिंग सेंटर्स में भेजना, पब्लिक वैन में उनको वो जाएंगे, उनको वो तमाम दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ेगा जो है। तो जाहिर तौर पर चुनौतियां हैं, लेकिन इस चुनौतियों के बीच में सच ये है कि चुनाव होगा, चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और किसी राज्य की सरकार चुनने के लिए जो पर्व है, इसमें जाहिर तौर पर जो है बहुत सारी चुनौतियां सामने आने वाली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लखनऊ से खबर, जहां आचार संहिता लगते ही सपा परिवार में बैठक शुरू हो गई है। आज आचार संहिता के बाद सपा परिवार की पहली बैठक होगी। अखिलेश यादव, शिवपाल, मुलायम, राम गोपाल की बैठक होगी। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक होगी, जिसमें कि अखिलेश यादव, शिवपाल और मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है ये बैठक। आचार संहिता लागू हो गई है, अब आगे रणनीति बनाने की कोशिश है कि आचार संहिता लगने के बाद क्या किया जाए, पार्टी की तरफ से क्या स्ट्रेटजी बनाया जाए, प्लान बनाया जाएगा चुनाव को लेकर, कि डिजिटल भी अगर प्रचार करते हैं तो डिजिटली कैसे करेंगे, कहां कहां कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी आज। अश्विनी लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज समाजवादी पार्टी की बैठक है, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय बाद शिवपाल यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ। बिल्कुल, एक बार फिर समाजवादी का कुनबा एक बार एक साथ बैठेगा। निश्चित तौर पर इससे पहले लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन होगा, लेकिन एकाएक फिर एक दिन बातचीत होती है और गठबंधन का ऐलान भी हो जाता है। लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं है कितनी सीटें जो शिवपाल यादव को मिलने वाली हैं, क्या पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में करेंगे, तमाम मुद्दे हैं, और साथ ही साथ सीटों का बंटवारा। आज इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी, जिसमें जो सपा संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव मौजूद रहेंगे, अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, राम गोपाल यादव मौजूद रहेंगे और शिवपाल सिंह मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान सीटों बंटवारों को लेकर चर्चा होगी, साथ ही साथ किस तरह से जो भाजपा का मुकाबला किया जाए, क्योंकि अभी भी समाजवादी पार्टी डिजिटली रूप से उतना मजबूत नहीं है, उतनी बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है कि भाजपा का सामना कर सके। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी पूरी संभावना है कि सपा और भाजपा में ही टक्कर है और इन दोनों का ही चुनाव है। निश्चित तौर पर किंग मेकर कोई बन सकता है, लेकिन चुनाव की जो बात होती है तो इन दोनों की बात होती है। ऐसे में उन चीजों को मजबूत करने की बात की जाएगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि एक पुरानी परिपाटी
पार्टी रही लोगों के बीच जाकर के चुनाव प्रचार करना, जनसभाएं करना, रोड शो करना, उस पर इस बार रोक लगी हुई है। तो ऐसे में किस तरह से बेहतर तरीके से बातचीत काम किया जाए, इस पर बात होगी। साथ ही साथ जो शिवपाल सिंह यादव चुनाव कहां से लड़ेंगे, जसवंत नगर से ही लड़ेंगे या कहीं अन्य जगह से लड़ेंगे, और अखिलेश यादव की जो संभावनाएं हो रही कि वो भी लड़ सकते हैं मैनपुर सदर सीट से, तो उनको लेकर के भी कि आखिर उनका लड़ना कितना बेहतर रहेगा और एक जगह से लड़ें या दो जगह से लड़ें। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर पकड़ जाते हैं चुनाव लड़ने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वहां पर भी सीट कोई उनको मिलनी चाहिए, वहां से भी लड़े चुनाव। इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होगी। साथ ही साथ राम गोपाल यादव का क्या रोल रहेगा इसमें, उन चीजें सब पूरी चीजों को लेकर के चर्चा होगी बाकायदा। उसके बाद इसका कंक्लूजन निकलेगा कि आखिर कितनी सीटें मिल रही हैं और किन सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ेगा। जी बिल्कुल, सारी रणनीति तैयार होगी और ऐसे में देखना होगा कि कितना महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज अखिलेश यादव की मीटिंग होगी। अखिलेश यादव आज मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और रणनीति तैयार करेंगे। आचार संहिता लगते ही समाजवादी पार्टी की ये बैठक है। आचार संहिता के बाद सपा परिवार की पहली बैठक होगी। दिल्ली समेत देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ऐसे में दिल्ली के हर कोने में सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी वीकेंड कर्फ्यू के मद्देनजर मार्केट की दुकानें बंद हैं और सड़कों पर गिने चुने वाहनों की ही आवाजाही देखने को मिल रही है। जगह जगह पुलिस पिकेट पर पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। तो सैटरडे और संडे दिल्ली में लॉकडाउन है। वीकेंड लॉकडाउन का असर जो है दिखाई दे रहा है राजधानी में। बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं, दुकानों को बंद कर दिया गया है। सैटरडे और संडे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इसीलिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन तैनात है। अगर कोई बाहर निकल रहा है बेवजह तो पुलिस चालान भी काट रही है। रोहिणी कोर्ट में हुई जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए हमले की साजिश रच रहे कुख्यात बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान करमवीर उर्फ काजू के रूप में हुई है, जो कि जिला अदालत में पेशी के दौरान विरोधी गैंग के सरगना सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर हमले की साजिश रच रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। क्राइम ब्रांच के जॉइंट पुलिस कमिश्नर धीरज कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कुख्यात बदमाश करमवीर उर्फ काजू दिल्ली में छुपा हुआ है। केएन काटजू मार्ग इलाके में हुई एक हत्या के मामले में वो पेरोल लेकर जेल से बाहर था, जिस पर बहादुरगढ़ में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी ने पुलिस टीम पर भी हमला किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए डीसीपी मोनिका भारद्वाज के निर्देशन में टीम इसका पीछा कर रही थी। टीम को सूचना मिली कि बदमाश की करमवीर महरौली में अपने एक रिश्तेदार के फार्म हाउस पर छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारकर उसको गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपने गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए कोर्ट में पेशी के दौरान सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर हमले की साजिश रच रहा था। आरोपी पिछले काफी सालों से गोगी गैंग से जुड़ा हुआ है और उसकी मौत के बाद से उसकी हत्या का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके के विधायक ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए खाने का इंतजाम शुरू किया है। विधायक अजय दत्त की ओर से फूड डिस्ट्रीब्यूशन के तहत गरीब और वंचित लोगों के लिए विधायक मसीहा की तरह काम कर रहे हैं। जरूरतमंदों को बेसिक सुरक्षा भी मुहैया करवा रहे हैं, जिसमें उन्हें लॉकडाउन में खाने के लिए परेशानी ना हो। पानी में
देखो हमारे पास खाना नहीं मिलता, बहुत गरीब, ज़्यादा हमारा पेट भर रहा है जी। तो रोज मिलता है आपको खाना ये? रोज मिल रहा खाना, अच्छा, दोनों टाइम को रोज खाना मिल रहा। दोनों टाइम मिलता है खाना आपको? हाँ जी, तो खुश हैं आप? मैं खुश हूँ। जी जी। ये सरकार की तरफ से जो सहायता मिल रही है इससे आप खुश हैं? जी खाना मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में, जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से विधायक और अंबेडकर नगर विधानसभा से विधायक श्री अजय दत्त जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से आप खुद यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सैटरडे संडे का लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है, तो क्या वजह है ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए, क्योंकि आज दोबारा से कोरोना ओमिक्रॉन करके एक नई शेप में आया है और अंबेडकर नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं और उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमने खाना डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोग्राम चलाया है। इसमें हमारे कुछ साथी हैं जो हमें मदद कर रहे हैं और आगे भी अगर लॉकडाउन बढ़ता है या होता है तो हम जैसे हमने पिछली बार कई लाख लोगों को यहाँ पर अंबेडकर नगर में खाने की व्यवस्था की थी और बहुत अच्छी तरीके से लॉकडाउन को मैनेज किया था, उसी तरीके से हम अब भी कर रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सभी से कि जीवन में मरना तो तय है, तो क्या करके इस संसार से जाना है वो हमें तय करना पड़ेगा। तो हमने तय किया है कि हम जीवन भर सेवा करते रहेंगे और यही सेवा का एक जरिया है और आज हम लोगों की सेवा में काम कर रहे हैं। वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी को कोविड महामारी में किए गए शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें एक्सीलेंस हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया है। पूरे प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में वेंकटेश्वरा को कोविड जांच, प्रभावी उपचार एवं उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए योगी सरकार के कैबिनेट चिकित्सा शिक्षा, संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री डॉक्टर सुरेश खन्ना ने एक्सीलेंस अवार्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। राजधानी लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज में आयोजित इस समारोह में डॉक्टर गिरी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि डॉक्टर राजीव त्यागी ने चिकित्सा मंत्री के हाथों ये अवार्ड दिया है। तो पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग में शामिल 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में इंटरस्टेट बॉडी बिल्डर, चैंपियन, वकील, ग्रेजुएट और छात्र शामिल हैं, जिनके पास से 1200 ग्राम फाइन क्वालिटी का चरस भी बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 9,60,000 बताई जा रही है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रिया एनक्लेव निवासी अंकित अय्यर, उसका भाई दानिश नियर और कृष्णा नगर निवासी गौरव और मनीष शर्मा शामिल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।